एम आई ऑडिबल? आवाज आ रहा है सभी को? ओके, क्या करना है बेटा? टेस्ट पेपर डिस्कस करना है ना टुडे? हाँ सर। ओके, कौन सा टेस्ट करना है? सेकंड टेस्ट की थर्ड टेस्ट? सर सेकंड को टेस्ट के 3-4 क्वेश्चंस बाकी थे ओके और फर्स्ट टेस्ट भी नहीं डिस्कस किया और ओके थर्ड भी नहीं किया। ओके, सो सेकंड टेस्ट के 3-4 क्वेश्चंस बाकी थे, लास्ट वाले क्या? हाँ, सेकंड जो सेकंड हाफ था। ओके, ठीक है। कैन यू टेल मी द क्वेश्चन नंबर? कहाँ तक किया था हमने लास्ट डिस्कशन सेकंड टेस्ट का? हाँ, ऋषि कहाँ तक किया था बेटा सेकंड टेस्ट का? कुछ याद है क्वेश्चन नंबर? 16th या 17th। वेट, देखता हूँ। Sir, can you share last lecture's notes also? ओके, आई विल डू दैट। लास्ट लेक्चर का नोट्स नहीं शेयर किया क्या मैंने? नहीं किया। एक्चुअली इंटरनेट का इशू था बेटा, इसलिए मैंने अपलोड भी नहीं किया आज या कल में। मैं सारा वीडियोस अपलोड करता हूँ। आई गेस 3-4 लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी बाकी है ना अपलोड करने के लिए। फाइन, मैं एक बार ड्राइव पे चेक करता हूँ, टेस्ट 2 ना। फॉर सेकंड, फुल पोर्शन टेस्ट 2। सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। हाँ, ये सारे तो शायद मैंने किया था, क्लास के बचे रह गए थे। आई गेस वी हैव डन दिस क्वेश्चन राइट? 15 नंबर किया है ना हमने सॉल्व? हाँ। ओके, 16 ये वाला, ये भी किया था शायद। किया है नहीं किया है 16 नंबर? नहीं किया। हाँ, नहीं किया। ओके, सो विल स्टार्ट विद दिस। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये सारे रह गए थे। फाइन, तो 16 से आगे प्रोसीड करना है हमें आई गेस। चलो ये क्वेश्चन में देखिए, द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ए और बी के क्रॉस। ये 3 ओम, 7 ओम, 10 ओम, 5 ओम एंड 10। गो टू द स्क्रीन। ऐसा क्वेश्चन है, वी हैव अ पॉइंट हियर ए एंड इसके साथ हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, दिस इज माय सेकंड पॉइंट बी। और इसके बीच में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। along with that I have another resistance here 3 ohm का। so this is the resistance of 3 ohm, ये मेरा 7 ohm का हो गया। और ये रेजिस्टेंस है 5 ohm का, और एक और रेजिस्टेंस का कनेक्शन मिसा है, एंड दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm। करेक्ट? आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी।
सो ए और बी पॉइंट के बीच में, ये वाला और ये वाला, ए और बी पॉइंट के बीच में वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब करंट ऑब्वियसली यहाँ से इंटर हो रहा होगा और करंट विल बी कमिंग आउट फ्रॉम हियर, राइट? ऐसा है। पहले मुझे बताओ, ये जो 3 ओम है और ये 7 ओम है, हाउ दे आर कनेक्टेड? 3 ओम और 7 ओम किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कि पैरेलल? सीरीज। सीरीज। इसका इक्विवेलेंट आप आर डैश मान लो। सो व्हाट विल बी आर डैश? नथिंग बट 3 प्लस ऑफ 7। सो आर डैश विल बी इक्वल टू व्हाट? 10 ओम। नाउ ये जो आर डैश है और ये 10 ओम है, हाउ दे आर कनेक्टेड नाउ? आर डैश और 10 ओम पैरेलल। पैरेलल। सो आर डैश और 10 ओम का इक्विवेलेंट को आप आर डबल डैश एज्यूम कर लो। सो व्हाट विल बी 1 बाय आर डबल डैश? This is 1 by r dash plus 1 by 10 because they are in parallel. So 1 by r double dash will be equal to, this is 1 by 10 plus of 1 by 10, which implies 1 by r double dash. If I take the LCM here, this is 10 here, 1 plus of 1. So 1 by r double dash कितना हो जाएगा? Will that be equal to 2 by 10? है ना? सॉल्व कर लेंगे हम लोग, मुझे क्या मिलेगा? 5. So I'll have r double dash as 5. अब देखो, ये आर डबल डैश और ये 5 ओम, हाउ दे आर कनेक्टेड नाउ? क्योंकि अभी इन सब की जगह पे आप एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हो आर डबल डैश का। अब ये आर डबल डैश और ये 5 ओम कैसा कनेक्टेड है? सीरीज की पैरेलल। देखो, इंप्लाइज कि ये मेरा पॉइंट ए है, मैं ऐसा प्लॉटिंग करता हूँ। दिस इज द पॉइंट विच आई हैव बी एंड रेजिस्टेंस हियर इज ऑफ 10 ओम। नाउ ये पूरे कॉम्बिनेशन की जगह पे आप एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दो विच इज आर डबल डैश, एंड दिस आर डबल डैश विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा? 5 ओम। और इसके साथ फिर हमने एक ऐसा कनेक्शन और किया। मुझे बताइए, ये आर डबल डैश और ये 5 ओम, मैंने क्या किया? इस पूरे नेटवर्क को सिंप्लीफाई कर दिया। इस पूरे की जगह पे यू कैन यूज अ सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम विच इज इक्विवेलेंट टू दिस होल कॉम्बिनेशन, राइट? अब ये आर डबल डैश और ये 5 ओम, हाउ दे आर कनेक्टेड नाउ? अब ये कैसा कनेक्शन है? सीरीज की पैरेलल। यहाँ से करंट इंटर हो रहा है और यहाँ से करंट एग्जिट हो रहा है। मुझे बताइए, ये आर डबल डैश और ये 5 ओम कैसे कनेक्टेड है नाउ? सीरीज की पैरेलल। सीरीज ना, ऑब्वियसली करंट जाएगा वो इधर पास करेगा। सो दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज। लेट मी हैव दिस एज आर ट्रिपल डैश। सो व्हाट विल बी आर ट्रिपल डैश? दिस इज आर डबल डैश प्लस ऑफ 5। सो आर ट्रिपल डैश कितना हो जाएगा? दिस इज 5 प्लस ऑफ 5। आर ट्रिपल डैश विल बी इक्वल टू व्हाट? 10 ओम। अब बाद में ये आर ट्रिपल डैश के साथ ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय r triple dash plus 1 by 10. So if I solve it, 1 by r कितना हो जाएगा? If I take the LCM, this is 1 plus of 1. So r equivalent will be equal to what? 5. Is it clear? Is it clear to everyone? Answer आया था? Naisha, have you got the answer beta of this problem? Okay, very good. इससे आपका आंसर आया था इस क्वेश्चन का? हाँ सर। Okay. Shubham and Dia, have you got the answer? Yes, sir. Okay. So good, simple question था, बहुत टफ नहीं है, it's very easy actually. Fine. आगे चलो। So we'll go to the next problem. We'll share the screen again. ठीक है. So question number 16 हो गया. We'll go to question number 17. The magnetic field at the center of current carrying circular loop is B. If the radius of loop is doubled, keeping the current same, magnetic field at the center of the loop will be. क्या formula लगाएंगे? What is the formula for magnetic field at the center? So मान लो कि we have a loop here. मेरे पास एक ऐसा loop है, एंड इस लूप का लेट्स हैव कि इसका रेडियस r दिया है, एंड करंट
passing through this loop is of I ampere और ये आपका center है. So what will be the magnetic field at center? Nothing but mu naught I by R. If you remember the formula, हमने already लिखा हुआ था, है ना. सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस ऑफ आर. नाउ सेकंड केस में क्या कह रहा है कि करंट आपको सेम रखना है. सो व्हाट एवर करंट इज देयर इन द प्रीवियस केस, द सेम करंट विल बी हियर आल्सो. अभी ये आपका सेंटर सी डैश हो गया, करंट अभी भी वही जा रहा है, बट रेडियस को आपने पहले से क्या कर लिया? डबल. इफ द रेडियस ऑफ द लूप इज डबल, सो रेडियस को हमने डबल करते हैं. इंस्टेड ऑफ आर नाउ वी हैव 2r हियर. नाउ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा? वी सेड एज म्यू नॉट आई बाय 2 into 2 of r, क्योंकि रेडियस अब मेरा ट्वाइस ऑफ r हो गया. सो इफ आई टेक द 2 आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ये b होता दिया, दिस वाज b हियर. सो अगर मैं यहाँ से b डैश ले लूँ और हाफ को बाहर निकाल दूँ, सो आई विल बी हैविंग अगेन म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस ऑफ r, and mu naught I by twice of r is nothing but that is equal to b, so which means कि b dash will be equal to what? b by. ये सिंपल क्वेश्चन था बेस्ड ऑन फार्मूला. हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है करंट कैरिंग लूप की वजह से, वो म्यू नॉट आई बाय 2r होता है. और अगर तुम्हें याद हो, ये अगर मेरा लूप है, रेडियस r है, यहाँ से x डिस्टेंस आगे वी हैव अ पॉइंट p, और इसमें अगर करंट जा रहा है I एम्पियर का, तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होता है. अगर आपको याद हो फॉर्मूला, तो म्यू नॉट एन आई इंटू आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3 बाई, ये होता है फॉर्मूला. सो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप से x डिस्टेंस आगे सेंटर से अलोंग द एक्सिस अगर कोई पॉइंट P है, और इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3 बाई. सेंटर पे अगर आप आ जाओगे इसको लेके, तो एक्स का वैल्यू 0 लेना पड़ेगा. इज इट क्लियर? जैसे क्लियर है बेटा ये पॉइंट? हाँ सर. सिंपल फॉर्मूला है, ऑलरेडी हमने ये फॉर्मूला किया हुआ है पहले. सिर्फ फॉर्मूला. ओके, चलो डन. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? PQ and RS are a long parallel conductor separated by certain distance. M is the midpoint between them. The net magnetic field at M is B. The current in 2 ampere is switched off. The magnetic field at M will be now. अच्छा, so इसमें P और R दो है, M पे मैग्नेटिक फील्ड B दिया हुआ है फर्स्ट केस में. द करंट थ्रू P कंडक्टर इज 2 एम्पियर और R कंडक्टर के थ्रू करंट कितना जा रहा है? 1 एम्पियर. नाउ द करंट 2 एम्पियर इज स्विच्ड ऑफ, तो ये करंट बंद कर दिया गया, सिर्फ ये बचा है. सो लेट्स सी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम. मान लीजिए कि आई एम हैविंग 2 कंडक्टर्स केस. एक कंडक्टर मेरे पास ऐसा है, द सेकंड कंडक्टर आई एम हैविंग हियर लाइक दिस, और इस कंडक्टर से जो करंट पास कर रहा है दिस इज ऑफ 2 एम्पियर एंड करंट थ्रू दिस कंडक्टर इज ऑफ 1 एम्पियर. सेंटर पे एक पॉइंट है M, मिड पॉइंट, और इस मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है B. मुझे बताओ सब लोग सोच के कि ये कंडक्टर P और ये R, P कंडक्टर की वजह से M पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड की आउटवर्ड? What will be the direction of magnetic field at point M due to conductor P? कितना होगा? इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा? आप राइट हैंड थंब रूल यूज करके देखो ना. अपने इस थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो और फिंगर्स को फोल्ड करो. तो करंट, थंब को अगर आपने करंट के डायरेक्शन में रखा और फिंगर्स को फोल्ड किया, तो P की वजह से फिंगर्स स्क्रीन के अंदर जा रहा है. सो बिकॉज ऑफ P, मैग्नेटिक फील्ड एट M विल बी इनसाइड द स्क्रीन. और R की वजह से अगर आप देखोगे तो इधर अंदर जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है. तो R की वजह से M पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, राइट. सो अगर हम P के लिए सोचे, एंड इफ आई प्लेस दिस थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट,
तो थंब को आप करंट के डायरेक्शन में रखो, फिंगर्स को फोल्ड करो, तो एम पे फिंगर्स अंदर जाएगा, तो बिकॉज ऑफ पी मैग्नेटिक फील्ड एट एम विल बी इनसाइड एंड बिकॉज ऑफ आर मैग्नेटिक फील्ड एट एम विल बी आउटसाइड। तो पहले इसकी वजह से लिखते हैं B1। B1 क्या है? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू व्हाट P। ये जो P कंडक्टर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बेटा B1? ये होगा म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई डी। इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए यही फॉर्मूला था, इफ यू रिमेम्बर। सो B1 कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 2 पाई, करंट 2 एम्पियर है और ये डिस्टेंस को आप डी पकड़ लो, ये डिस्टेंस डी होगा तो ये वाला डिस्टेंस भी डी होगा, हाफ है। अगर हम B2, अच्छा डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ट। सो करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो जाएगा, B1 विल बी इनसाइड द स्क्रीन हियर। इसकी वजह से अगर आप लिखोगे B2, नाउ व्हाट इज B2 हियर? दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू R, ये R की वजह से होगा। नाउ B2 कितना हो जाएगा? अगेन द सेम फॉर्मूला, म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई डी। नाउ इस केस में करंट कितना पास कर रहा है? 1 एम्पियर का। सो B2 विल बी इक्वल टू व्हाट? म्यू नॉट बाई 2 पाई 1 बाई डी, और डायरेक्शन इसका किधर हो जाएगा? आउटवर्ड, क्योंकि इसकी वजह से इस वाले साइड में अंदर जाएगा, यहाँ से घूम के ये बाहर आएगा। सो व्हाट विल बी माय नेट मैग्नेटिक फील्ड? B कितना हो जाएगा नेट? दैट विल बी B1 माइनस ऑफ B2। सो नेट हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई 2 बाई डी माइनस ऑफ म्यू नॉट बाई 2 पाई 1 बाई। सो इफ यू सॉल्व इट तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 2 पाई 1 by d, yeah, we can write this as B is equal to what? Mu naught by डेसिमल। यही होगा ना मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट केस, जब दोनों वायर्स चालू था, मतलब फर्स्ट वायर से भी करंट जा रहा था और सेकंड वायर से भी करंट जा रहा था, तब उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड यही होगा ना, म्यू नॉट बाई 2 पाई डी। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है? व्हाट दे आर सेइंग अस इन द सेकंड केस? सेकंड केस में कह रहा है कि जो ये आपका वायर था ना P, इसका आपने करंट फ्लो बंद कर दिया। कि मेरा वायर P था, ये वायर R था, राइट। नाउ दिस वाज माय पॉइंट हियर M, इसमें कोई करंट अभी नहीं जा रहा है, करंट फ्लो को आपने रोक दिया इस P वायर में, राइट। सिर्फ R वाले वायर में करंट फ्लो जा रहा है, एंड दैट करंट इज ऑफ 1 एम्पियर R वायर। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस वाले वायर में करंट नहीं जा रहा तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा M वाले पॉइंट पे, सिर्फ यही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, हाँ या ना? कितना बनाएगा मैग्नेटिक? व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस? देखिए सिर्फ यही बनाएगा मैग्नेटिक। मान लो B डैश हो गया, म्यू नॉट बाय 2 पाई I बाई डी। सो B डैश कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाय 2 पाई, करंट हियर इज ऑफ 1 एम्पियर बाई डी, एंड वी हैड B डैश हियर म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू डी। और आप पिछले स्लाइड में देखो, mu naught by 2 pi d is nothing but that is equal to B here. So if I place the values here, which means B dash will be nothing but that is equal to, this is the, okay. नाइस है, तुम्हारा आंसर आया था इस प्रॉब्लम का? हाँ हाँ सर। अच्छा, एक्सीलेंट। फॉर्मूला याद था बेटा आपको? या सुपर। ऋषा तुम्हें नहीं सर। फॉर्मूला पीछे का रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। शुभम, इशिता, दिया, क्लियर है सभी को पॉइंट ये? शुभम आपका आंसर आया था खुद से? हाँ ओके। इशिता एंड दिया, both of you, is it clear? इशिता क्लियर है बेटा? समझ गया कैलकुलेशन? या सर। सब फार्मूला ऑलरेडी हमने पिछले सेशन में किया ये सारे फार्मूला।
Fine. So we'll go to the next problem. चलिए इस पे चलते हैं. हाँ. A charged particle is moving in a magnetic field of strength B perpendicular to the direction of field. अच्छा मतलब theta 90 degree form कर रहा है. If Q and M denotes the charge and mass of the particle respectively, then the frequency of rotation of the particle will be. So good question. मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए अंदर की तरफ है, इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है. सो वी हैड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी टेस्ला इन द इनवर्ड डायरेक्शन. एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू का, इसका मास दिया है ऑलरेडी आपको m kg. इसको तुमने वेलोसिटी दे दिया इस डायरेक्शन में, लेट्स से v मीटर पर सेकेंड का. सो इस पे फोर्स लगेगा q v क्रॉस v, और इस फोर्स की वजह से ये एक सर्कुलर पाथ लेगा, और ये जो रोटेट करेगा इसी का आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा गया है. तुम्हें याद होगा, हालांकि मैंने सर्कुलर मोशन अभी आपको नहीं पढ़ाया है, बट मैं बार बार बहुत बार ऐसा यूज किया है सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट. इस पे फोर्स कितना लगेगा, याद है फॉर्मूला, Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, यही फोर्स लगता है वेक्टर के फॉर्म में. सो अगर हम स्केलर में लिखेंगे दिस इज Q इंटू वी इंटू बी इंटू दिस साइन थीटा. नाउ दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा यहाँ, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री. वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द स्क्रीन, सो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा, 90 ऑफ कोर्स. सो फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री विच विल गिव अस 1 ऑफ कोर्स. तो फोर्स लगा QV. अब यही जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, राइट. सो दिस मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. एक्चुअली अभी हमने कॉन्सेप्चुअली इसको किया नहीं है सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन मैं बहुत बार प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको बताया है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी. और यही जो फोर्स लगा, द फोर्स हियर F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी, यही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा. दिस विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू r. ऐसे कर दो, mv स्क्वायर. आपसे हालांकि फ्रीक्वेंसी पूछा गया, सो इफ दे आर आस्किंग अस टू गेट फ्रीक्वेंसी, तो हमें m ओमेगा स्क्वायर r लिखना ही ज्यादा बेहतर रहेगा. सो विल वर्क ऑन दैट. देखिए, सो mv स्क्वायर बाय r, यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे इसको, सो व्हाट आई एम हैविंग हियर, दैट mv स्क्वायर बाय r इज q इंटू v इंटू b. एक v से v कैंसिल हो गया, सो आई विल बी हैविंग m इंटू v बाय r इज इक्वल टू q इंटू v. हमें रिलेशन पता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, v इज इक्वल टू r ओमेगा. तो इसको यहाँ प्लेस कर देंगे, m इंटू r इंटू ओमेगा बाय r is equal to q into b. This r and r will get cancelled. So I am having here m into omega is equal to charge into magnetic field. Omega can be written as 2 pi by time period या 2 pi into frequency. Anything you can write. So m into 2 pi into frequency is equal to q into b. So they are asking us to get frequency here. So frequency कितना हो जाएगा, qb by 2 pi. समझ में आ गया. सबसे पहला हमने क्या काम किया, इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा. थीटा इज ऑफ कोर्स 90 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर है, थीटा 90 होगा, साइन 90 विल गिव अस 1. तो मेरा मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट होगा, Q इंटू वी इंटू बी. बी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, Q इज चार्ज एंड बी इज मैग्नेटिक. ये फोर्स लगेगा. अभी जो ये फोर्स लगा, यही फोर्स इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, व्हिच इज mv स्क्वायर बाय r. लिख के रख दिया. So I got mv by r is equal to q. हमें पता है v is equal to r ओमेगा होता है, हमने यूज किया है पहले भी. So v की जगह पे r ओमेगा इधर प्लेस कर दिया. Now this I got here as m omega is equal to q into b. Omega can be written as 2 pi into frequency. वो रखा, बाद में हमने यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल दी.
This is my centripetal force. Am I clear? क्लियर है सबको पॉइंट ये कैलकुलेशन? माइशा तुम्हारा आंसर आया था? हैव यू गॉट द आंसर? जी गॉट द आंसर, आ गया था पूरा? विषय तुम्हारा, हैव यू गॉट द आंसर? No, sir. अभी समझा बेटा कैलकुलेशन पूरा अच्छे से? वेरी गुड। बाकी लोग क्लियर है? दिया, शीता, शुभम? गुड क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। I'll share the screen more. इसका करेक्ट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर। फाइन, अगला प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। An electron of mass m and charge q is traveling with speed v along a circular path of radius r at right angle to the uniform magnetic. इधर भी है थीटा आपका 90 डिग्री। If the speed of electron is doubled and magnetic field is half, the resulting path would have a radius of। क्या होगा इसमें देखो। सो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। सो लेट्स से कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन। So I am having magnetic field in the inward direction and let me have the magnetic field is of b Tesla. एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन दिया बाय द मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ लेगा और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा दैट इज गिवन एज r। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, दिस इज q इंटू वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। सो q इंटू वी वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके ऊपर ये फोर्स लगेगा। सो इफ आई राइट इन द स्केलर F is equal to Q into V into B into sin theta. Theta here of course is what, 90 degrees. So we'll place here. So force कितना लगा, QVB into sin of 90 degree and sin 90 will give us 1. So force कितना लगा, QVB, ये फोर्स लगा, राइट। अब ये जो फोर्स लगा QVB, QVB, this will only give us यही हमें क्या देगा, सेंट्रिपिटल फोर्स। So mv square by r, q into v into b, this will get cancel। तो यहाँ से r मुझे क्या मिला, mv by qv, ध्यान रखना। So this is what I have the r। So radius हमें मिला mv by qv। So I am having the radius as r is equal to what, mv by qv। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, what they are saying is if the speed of electron is doubled, मतलब वेलोसिटी को आपने डबल कर दिया and magnetic field is half, ठीक है, तो स्पीड मेरा डबल हो गया। मतलब अब जो नया स्पीड होगा v डैश, ये डबल हो गया और नया मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड का हाफ होगा। तो नया रेडियस कितना होगा, आर डैश m इंटू वी डैश बाय q इंटू बी डैश। इफ यू प्लेस हियर r dash is equal to m into twice of v by q into b by 2। तो वेलोसिटी v dash की जगह पे क्या रखेंगे, twice of v, और मैग्नेटिक फील्ड will be equal to what, b by 2। This will go up r dash, this will get multiplied here 4mv by qb, और mv by qb is nothing but that is equal to r। So which means कि r dash जो होगा वो कितना हो जाएगा, पहले से रेडियस will become 4 times। Am I clear? सेम प्रॉब्लम था जैसे पहले वाला किया था, एग्जैक्टली सेम वे भी इसको भी करें। क्लियर है पॉइंट ये एवरीवन?
विषय समझा बेटा आपको कैलकुलेशन इसका? हाँ सर। ओके, पहले वेलोसिटी v था, तुमने वेलोसिटी को भी डबल कर दिया, सो इंस्टेड ऑफ v नाउ वी हैव v 2v। और पहले मैग्नेटिक फील्ड p था, अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड को पहले का हाफ कर दिया, सो नाउ इट विल बी v बाई 2। तो जो नया रेडियस होगा इसमें हम लोग प्लेस कर देंगे, तो वेलोसिटी की जगह पे 2v रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे v बाई 2। चलो आगे चलते हैं, गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 21 क्या कह रहा है? A small piece of metal wire is dragged across a gap between the poles of a magnet in 0.4 seconds. If change in magnetic flux, the EMF induced is. कैसे अप्रोच करेंगे इसको? कैसे अप्रोच करेंगे? सो आपने ड्रॉप किया, कितने टाइम में पहुंचा है ये, और फ्लक्स में कितना चेंज हो गया है? सो फ्लक्स में चेंज आपको बता रहे हैं, डेल्टा फाई दिया है आपको। डेल्टा फाई मतलब चेंज इन फ्लक्स। सो डेल्टा फाई कितना है, चेंज इन फ्लक्स कितना दिया हुआ है? 8 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर। सो दैट इज गिवन अस 8 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर। और कितने टाइम में आ रहा है? सो इट इज कमिंग इन 0.4 सेकेंड्स। इट इज कमिंग इन 0.4 सेकेंड। सो अगर हमें ईएमएफ निकालना है, दिस इज माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। आई होप आपको याद हो, ये कौन सा लॉ है? ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये कौन सा लॉ है? हाँ ऐसा, ये कौन सा लॉ है बेटा? ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। Sir, is it Faraday's law? करेक्ट, दिस इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमारा जो होता है, दिस इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वही चीज है, सब कुछ तो दिया है, फ्लक्स में चेंज दिया हुआ है आपको। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी 8 इंटू 10⁻⁻⁴। ये माइनस साइन वी कैन इग्नोर क्योंकि इट ओनली रिप्रेजेंट्स द कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा, है ना। ये माइनस साइन वाज एक्सप्लेन्ड बाय लेंज लॉ। वो कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा। मतलब अगर फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ट्राई टू डिक्रीज इट, और अगर फ्लक्स घट रहा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ट्राई टू इंक्रीज इट, है ना। ये हो गया आपका 0.4, दिस विल बी कमिंग हियर 8 हो गया। सो ये ऊपर जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू वॉट 10, दिस विल कम अप। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? 2 इंटू 10⁻⁻³ इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको ये पॉइंट? वैसे आपका आंसर आया था इस प्रॉब्लम का? हाँ, दिया, इशिता, ऑल ऑफ यू हैव यू गॉट द आंसर? Yes, sir. एक्सीलेंट। चलो आगे चलते, शेयर द स्क्रीन अगेन। ये हो गया करके, चलिए इस पे कर। क्वेश्चन नंबर 20। A circular ring of diameter 20 centimeter has a resistance of 0.0 ohm. The charge that will flow through the ring, if it is turned from a position uh, perpendicular to the uniform magnetic field to the position to the field is about. अच्छा, to the position to the field is about. So एक रिंग है ऐसा, and we are having a magnetic field.
सो मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, and I am having magnetic field here of what, 2 टेस्ला। ठीक है, एक रिंग था जिसको आपने ऐसे रखा इनिशियली, ऐसे प्लेस किया इनिशियली, बाद में ये रिंग क्या हो गया, रोटेट होकर इट बिकेम परपेंडिकुलर, सो रिंग ऐसा कुछ हो गया, ऐसा है। तो इनिशियली ऐसे रखा था, ये इसका फाइनल कंडीशन, ये इनिशियल कंडीशन है, और ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा फाइनल कंडीशन। ठीक है, इसका रेडियस वगैरह सब कुछ दिया है, रिंग का रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस दिया 0.01। सो आई हैव रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर, इसके बाद मतलब 0.2 मीटर, ये इसका रेडियस हो गया, और रेजिस्टेंस को मैं स्मॉल आर से डिनोट कर देता हूँ या रिवर्स कर देता हूँ। सो रेडियस आई हैव डिनोटेड बाय स्मॉल आर एंड रेजिस्टेंस को आई हैव डिनोटेड बाय कैपिटल आर, है ना। रेजिस्टेंस कितना दिया है, 0.01 ओम, दिस इज व्हाट आई हैव हियर रेजिस्टेंस। ओके, कैसे करेंगे बोलिए, मेरा इनिशियल फ्लक्स कितना होगा, व्हाट विल बी द इनिशियल फ्लक्स। इनिशियली तो एंगल थीटा 0 बन रहा है क्योंकि एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सो एरिया वेक्टर भी अंदर, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, सो बी ए इंटू कॉस थीटा। आई होप यू रिमेंबर दिस कि अगर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। ठीक है, सो थीटा यहाँ पे 0 हो गया, सो व्हाट विल बी माय इनिशियल फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू एरिया पाई आर, आर कितना दिया है 0.2 का स्क्वायर इंटू कॉस फाइव यानी कॉस ऑफ 0 डिग्री। सो इनिशियल फ्लक्स कितना होगा 2 पाई 0.04, so this will get multiplied here, so what will be my initial flux, 0.08 pi टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर, यही होगा ना इनिशियल फ्लक्स। करेक्ट, बताओ फाइनल फ्लक्स क्या होगा, व्हाट विल बी द फाइनल फ्लक्स। हाँ, फाइनल फ्लक्स क्या होगा, अगेन बी ए इंटू कॉस थीटा। तो फाइनली देखो एरिया वेक्टर इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, सो थीटा 90 फॉर्म करेगा, सो फाइनल केस में थीटा विल बी 90 डिग्री, सो फाइनल फ्लक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, बी ए into cos of 90 degree and cos 90 will not give us nothing but 0, implies कि मेरा फाइनल फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 टेस्ला मीटर स्क्वायर, है ना। सो इनिशियल फ्लक्स हो गया 0.08 पाई टेस्ला मीटर स्क्वायर एंड फाइनल फ्लक्स आई एम हैविंग एज 0 टेस्ला मीटर स्क्वायर। अगर हम फैराडेज लॉ से चले, फैराडेज लॉ से चलोगे तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, यही होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड। ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। अगर मैं V इज इक्वल टू आई आर लगा दूं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, सो करंट कितना हो जाएगा, EMF बाय रेजिस्टेंस। अगर मैं यहाँ लिखूँ करंट के लिए, सो करंट विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ 1 बाय आर इंटू डी फाइव बाई डी टी। वी कैन इग्नोर माइनस साइन बिकॉज इट विल ओनली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, तो आप माइनस साइन को हटा भी सकते हो। बोल सकते हैं क्या, सो माई करंट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाय आर, यही मेरा करंट होगा। सो करंट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाय आर इंटू डी फाइव बाय डी टी। सर स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ही नहीं दिया है, दिया ना, क्वेश्चन पढ़िए। A circular ring of diameter 20 centimeter has a resistance of 0.01. The charge that will flow through the ring, if it is turned from the position perpendicular to the magnetic field, ring is placed perpendicular to the magnetic field,
ऑफ 2 टेस्ला टू द पोजीशन टू द फील्ड, मतलब जिस डायरेक्शन में फील्ड है फिर आपने उधर टर्न कर दिया। तो इनिशियली रिंग वाज प्लेस्ड हाँ, परपेंडिकुलर। लेकिन चार्ज परपेंडिकुलर है ना, चार्ज नहीं, परपेंडिकुलर। चार्ज कहाँ परपेंडिकुलर है, रिंग परपेंडिकुलर। द चार्ज that will flow through the ring if अच्छा, it is ring ओके। is placed, not the charge. Okay, अब देखो यहाँ से करंट मुझे मिला माइनस The ऑफ 1, diameter is 20 centimeters, so radius will be 10 centimeters. इट इज डायमीटर का, चेक। अरे हाँ, डायमीटर 20 है तो रेडियस हाफ हो जाएगा ना, 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सो इट विल बी, यहाँ भी चेंज होगा। सो डायमीटर अगर 20 दिया तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। सो हियर आल्सो इट विल बी 0.1 मल्टीप्लाई विद 0.01, ये हो जाएगा 0.025, करेक्ट। सो करंट मुझे मिला माइनस ऑफ 1/r इंटू d5/dt। अब मेरे पास एक और रिलेशन था, इफ यू रिमेंबर, करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट को हम लोग लिख सकते हैं dq/dt। ये वाले टर्म को आप उठाओ और यहाँ प्लेस कर दो करंट की जगह पे। सो व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, मेरे पास था करंट एज माइनस ऑफ 1/r इंटू d5/dt, और करंट को मैंने लिखा दूसरे केस में dq/dt। सो इफ आई राइट हियर तो क्या रिलेशन बन के मिलेगा हमें, दैट dq/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/r इंटू d5/dt। अगर मैं dt को दोनों साइड से एलिमिनेट कर दूं, सो व्हाट आई विल बी हैविंग, डेल्टा q इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा 5/r। अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, और पता नहीं कितनी बार जेई ने पूछ रखा है इसको। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज में लेंगे। डेल्टा 5 मुझे ऑलरेडी पता है, माइनस साइन आप नहीं भी रख सकते हो या रख भी सकते हो, ये आपका चॉइस है। सो चार्ज फ्लो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, आई विल बी हैविंग हियर दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा 5/r, which implies डेल्टा क्यू इज इक्वल टू व्हाट, माइनस, फाइनल फ्लक्स 0 था और इनिशियल फ्लक्स था माइनस ऑफ 0.02 पाई, माइनस ऑफ 0.02 पाई बाय आर, आर दिया 0.01, सो माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस। सो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, 0.02 इंटू पाई इज 3.14 डिवाइडेड बाय 0.01। एम आई क्लियर? So can you go to the previous slide? या वन सेकेंड, वन सेकेंड। डन, shall I move forward? Yeah, sir. ओके, so इधर ही यूज कर लेंगे, ये हो गया आपका रिलेशन। नाउ दिस टू जीरोस एंड ये कैंसिल हो जाएगा। सो आई एम हैविंग चार्ज फ्लो एज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 कूलम। सो दिस विल बी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू व्हाट, 6.8 कूलम। अगर आप राउंड कर दोगे चार्ज फ्लो जो होगा वो 6 पॉइंट, राइट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वी हैव 3 वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, एक तो ये, सेकेंड वन ये वाला, हाँ ये 2 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए।
Okay, am I clear with this? Yeah. चलो आगे बढ़ो. It's a good problem. इशिता समझा बेटा आपको ये पूरा कैलकुलेशन इसका? Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसमें आया है. फाइन, आगे बढ़ो. ये तो ओरली हो जाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन. अ कॉपर रिंग हैविंग अ कट as not to form a complete loop is held horizontal. AD नहीं है, and होना चाहिए. And a bar magnet is dropped through the ring with its length along the axis of the ring. ठीक है. The acceleration of the falling ring is क्या होगा? More than g, less than g. What? इसको करना पड़ेगा थोड़ा सा. देखो सोचते हैं. मेरे पास आई एम हैविंग अ बार मैग्नेट हियर लाइक दिस, और ये बार मैग्नेट का इधर मेरे पास नॉर्थ पोल था एंड हियर आई वाज हैविंग साउथ पोल. अलोंग विद दैट मैंने रिंग ऐसे प्लेस किया ऐसा रखा. ये नीचे आ रहा है. अब अगर ये नीचे आ रहा है तो मुझे बताओ इस रिंग के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है या नहीं? आंसर करो मुझे. ये बार मैग्नेट को जब आप नीचे लेकर आ रहे हो तो इस रिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है या नहीं? हो रहा है. हो रहा है. मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? Increase. इंक्रीज हो रहा है. वेरी गुड. सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग. मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है. ठीक है भाई. अब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा कि डिक्रीज करना चाहेगा? Decrease. डिक्रीज करना चाहेगा. डिक्रीज करना चाहेगा. और वो ईएमएफ किधर बनाएगा? सेम डायरेक्शन में कि ऑपोजिट डायरेक्शन? इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ऑपोजिट. लेकिन लफड़ा क्या है ना कि इस रिंग में कट है. कट होने का मतलब है कि ईएमएफ तो इंड्यूस हो रहा है लेकिन करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए वी नीड टू हैव अ कंप्लीट लूप. अगर लूप में कट है तो करंट कैसे पास करेगा कटिंग के क्रॉस? तो ईएमएफ इंड्यूस होगा लेकिन करंट पास नहीं करेगा. अब अगर करंट पास नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा. तो इसका जो एक्सेलरेशन था पहले जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, वही एक्सेलरेशन बाद में भी रहेगा. हाँ, अगर कट नहीं होता तो जी से एक्सेलरेशन चेंज कर गया होता ऑब्वियसली. लेकिन रिंग में कट है, तो जब ये बार मैग्नेट नीचे आ रहा था तो रिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा था, रादर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था. सो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने की वजह से रिंग में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था. वहां तक बात बराबर. लेकिन ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के बाद करंट नहीं बना क्योंकि रिंग में कट है, तो करंट नहीं बनेगा. करंट नहीं बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा. तो उसका एक्सेलरेशन जो पहले था जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाद में भी सेम रहेगा. राइट. सो विच मीन्स कि एक्सेलरेशन विल रिमेन सेम. जो आपके पास पहले था वही एक्सेलरेशन बाद में भी रहेगा. If कट नहीं होता तो फिर एक्सेलरेशन बढ़ेगा या कम होएगा? हाँ देखते हैं. कट नहीं होता तब की बात. कट हो रहा है तो सेम रहेगा, पहला पॉइंट जो क्वेश्चन था. अब कट नहीं है तो नीचे आ रहा है बेटा, तो क्या होगा? जब नीचे आ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा. इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा कि डिक्रीज करना चाहेगा? Decrease. डिक्रीज करना चाहिए. वेरी गुड. डिक्रीज करने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा? ऊपर कि नीचे? ऊपर. ऊपर. तो ऊपर बनाने के लिए करंट ऐसे पास करेगा. एक्सीलेंट. करंट ऐसे पास की. अब मैग्नेटिक फील्ड इसने ऊपर बनाया. नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड के फेवर में लगता है. साउथ पोल पे जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट लगेगा. तो साउथ पोल पे फोर्स नीचे लग गया, नॉर्थ पोल पे फोर्स ऊपर लग गया. नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड के फेवर में लगता है, और साउथ पोल पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट लगता है. सो नॉर्थ पोल पे फोर्स ऊपर लगा, साउथ पोल पे फोर्स नीचे लगा. सिंस ये पोल रिंग के नजदीक है, देयरफॉर इस पे जो फोर्स लगेगा वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा. एफ डैश जो होगा वो कम होगा एफ से. ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ये पोल जो है वो रिंग के नजदीक है. सो सिंस ये पोल रिंग के नजदीक है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है तो फोर्स भी स्ट्रांग लगेगा.
सो नॉर्थ पोल पे कंपैरेटिवली ज्यादा फोर्स लगेगा, इसका मतलब नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगा, तो एक्सेलरेशन जो पहले जी था उससे एक्सेलरेशन अभी थोड़ा कम होगा। गेटिंग द पॉइंट? Sir, can you repeat? या ये जो बार मैग्नेट है वो नीचे आ रहा था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू रिंग वाज इंक्रीजिंग, आपने ही बोला ये। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स रिंग से अब इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहे, और डिक्रीज करने के लिए वो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बनाए। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, हालांकि इंड्यूस्ड वर्ड ऐसा होता नहीं है, ठीक है, समझने के लिए बोल सकते हैं। यही डायरेक्शन होगा मेरा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का। नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड के फेवर में लगता है, साउथ पोल पे जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट लगेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड वाज हियर, सो साउथ पोल पे फोर्स नीचे लगा, नॉर्थ पोल पे फोर्स ऊपर लगा। Sir, So, क्यों साउथ पोल पे नीचे लगेगा? ये नेचर है बेटा, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज अगर आप लोगे ना, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फेवर में लगता है। Okay, हाँ। एग्जैक्टली सेम वे में नॉर्थ पोल होता है, तो पॉजिटिव चार्ज का जो बिहेवियर होगा वही बिहेवियर नॉर्थ पोल का होगा, नेगेटिव चार्ज का जो बिहेवियर होगा वही बिहेवियर साउथ पोल का होगा। सो नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगा वो मैग्नेटिक फील्ड के फेवर में लगा, साउथ पोल पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट लगा। तो इसको मैंने एफ डस पकड़ा है, इस फोर्स को मैंने एफ पकड़ा है। सिंस ये रिंग के नजदीक है तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा कंपेयर टू दिस फोर्स, एंड देयरफॉर नेट फोर्स ऊपर की तरफ हो गया। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी था उससे अब का एक्सेलरेशन थोड़ा कम होगा। गॉट इट? So if bar magnet का जो north pole है वो थोड़ा दूर होता to the copper wire, तो फिर F dash would have been greater than F and then acceleration would have been greater than G. That will depend कि flux what is the direction of induced magnetic field, वो induced magnetic field के direction पे भी तो depend करेगा। If the direction of induced magnetic field is same as what I have plotted here, and अगर south pole नजदीक होता compared to north pole with ring, तो obviously acceleration would increase. Clear? लेकिन वो तब होगा जब induced magnetic field same होगा जैसा अभी मैंने प्लॉट किया है, क्योंकि induced magnetic field का डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि वेदर फ्लक्स इज इंक्रीजिंग और फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, तो उस पर बी डिपेंड करेगा और बी पे फोर्स डिपेंड करेगा। Am I clear, नायशा? सर तो अगर साउथ पोल नीचे होगा तो भी सेम ही होगा। कैसे? साउथ पोल अगर नीचे होगा तो ऐसा हो गया, लेट मी हैव एनालिसिस हियर। साउथ पोल अगर इधर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऊपर ही है, तो साउथ पोल पे फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट लगेगा। नहीं सर, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते। ओके, नहीं करते तो सोचना पड़ेगा, हम सोच के देखते हैं क्या आएगा। Having bar magnet here, this to be south pole and this to be north pole. Okay, along with that मेरे पास इधर एक रिंग रखा है, इसको किधर कर लेके जा रहा हूँ, नीचे लेके जा रहे हैं कि ऊपर लेकर जा रहे नीचे। हैं? नीचे। ओके, सो नीचे लेकर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? इसको अगर मैं बार मैग्नेट को नीचे लेकर जाऊं तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? इंक्रीज। ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। किस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में कि डाउनवर्ड डायरेक्शन? साउथ पोल है मैग्नेटिक Downward. डाउनवर्ड। हाउ कम बेटा? साउथ पोल है, साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आता है, नॉर्थ से लाइन निकल के जाता है ना वापस, एंड इट मेक अ क्लोज लूप हियर। Yeah. So if it is coming down, magnetic flux is increasing and it is increasing in the upward direction. So induced magnetic field क्या करेगा? Will it try to increase the flux कि decrease the flux? Induced लेंज लॉ से सोचो, since flux बढ़ रहा है तो induced EMF flux Increase करना try करेगा किधर बनाएगा फील्ड, ऊपर की नीचे? नीचे। तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, मतलब करंट ऐसे जाएगा, सॉरी नीचे बनाना है तो करंट ऐसे जाएगा, not this one,
लाइक दिस। सो ये करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नीचे बन गया। नाउ मैग्नेटिक फील्ड नीचे बन गया, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आई हैव इंड्यूस्ड। सो ये मेरा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, ओके। साउथ पोल पे जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट लगेगा, मतलब इधर हो गया। नॉर्थ पोल पे इसके फेवर में लगेगा। ऑब्वियसली ये जो फोर्स होगा एफ डैश, वो एफ से कम होगा, मतलब एफ बड़ा होगा एफ डैश, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, फिर भी एक्सीलरेशन जी से कम हो जाएगा। यस, करेक्ट। गॉट द पॉइंट? ऐसा गॉट द पॉइंट बेटा? अभी तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर ही होगा। कैसे? फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है ना, कौन से डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में कि डाउनवर्ड डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अपवर्ड, तो डिक्रीज करने के लिए इंड्यूस्ड करंट फील्ड किधर बनाएगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? नीचे। दैट इज व्हाट आई हैव प्लॉटेड। क्लियर? सर अगर वायर में कट होएगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा ना? नहीं, वायर में कट होगा तो ईएमएफ बनेगा, लेकिन करंट नहीं बनेगा, क्योंकि करंट बनने के लिए क्लोज लूप चाहिए, और जब तक करंट नहीं बनेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से बन जाएगा? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द करंट ना, तो मैग्नेटिक फील्ड बनने के लिए करंट चाहिए, और करंट के लिए क्लोज लूप चाहिए। तो फ्लक्स में चेंज होगा, ईएमएफ भी बनेगा, वोल्टेज भी इंड्यूस होगा, लेकिन वोल्टेज बनने का ये मतलब नहीं कि करंट बनेगा है। फॉर करंट वी नीड टू हैव अ क्लोज लूप, तो करंट नहीं बनेगा, और जब तक करंट नहीं बनेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से है? इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? क्या सर? ओके, चलो सुपर, आगे बढ़ते। शेयरिंग द स्क्रीन। Next question number 24. A coil having area A0 is placed in a magnetic field B0. Magnetic field which changes from B0 to 4B0 in time t. The EMF induced in the coil is, ये करिए खुद से, होना चाहिए। करो जरा इसको खुद से सॉल्व। एरिया दिया हुआ है A0 और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया फ्रॉम B0 टू 4B0 और t टाइम। So what will be the induced EMF in the coil? Okay, I answer. देख, कॉइल का एरिया दिया हुआ है हमें, I'll go on the screen. सो कॉइल का एरिया कितना दिया है? A0, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से चेंज कर रहा है? B0 टू 4B0. So area they have given us is A0, and magnetic field changes from B0 to 4B0 in t time. आपसे क्या किया, पूछा गया फाइंड
इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये है ना क्वेश्चन में। बताओ इसका इनिशियल फ्लक्स कितना होगा। सो बी नॉट इंटू ए नॉट विल बी माई इनिशियल फ्लक्स। अगर हम फाइनल फ्लक्स निकाले तो कितना आ जाएगा, 4 बी नॉट इंटू ए नॉट, ये फाइनल फ्लक्स हो गया। अगर हम जाएंगे बाय फैराडेज लॉ, बाय फैराडेज लॉ क्या मिलेगा हमें फैराडेज लॉ से, दैट ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, एंड विच इम्प्लाइज ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, 4 बी नॉट ए नॉट माइनस ऑफ बी नॉट ए नॉट बाई टी। आई एम जस्ट एलिमिनेटिंग द माइनस साइन फ्रॉम देयर, आप हटा सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, 3 बी नॉट ए नॉट बाई टी। इज इट क्लियर? आया था आंसर किसी का? शुभम आ गया था? ओके, ऋषा तुम्हारा आंसर था इस प्रॉब्लम का? हाँ सर। ओके, इजी। चलो आगे बढ़ो। लेंज लॉ, लेंज लॉ क्या कहता है, gives the magnitude of induced EMF, direction of induced current, both magnitude and direction of current, the magnitude of induced current। क्या बताता है induced EMF? Direction, will tell us the direction। clear? B option is right, the direction of induced current। ठीक है, सो ये हो गया टेस्ट पेपर 2 कंप्लीट। नाउ विल गो टू टेस्ट पेपर, कौन सा करना है अगला, 1 ना? हाँ सर। ओके, सो टेस्ट पेपर 1, ये टेस्ट पेपर 2 था। ये वाला फुल पोर्शन, सर ये नहीं जिसमें फर्स्ट हाफ पोर्शन। अच्छा फर्स्ट हाफ का था। ये शायद टेस्ट पेपर 3 है शायद, हाँ चेक दैट। एडवांस क्लास, ये एडवांस का है। एफपीएस 9 टेस्ट 2, इज इट, यही है शायद? नहीं, ये तो किया भी हमने शायद डिस्कस, ये डिस्कस किया ना अभी हम लोगों ने। हाँ ये किया। तो किया है। डू यू हैव दैट पेपर विथ यू, आपके पास है वो पेपर? Yes. ओके, कैन यू शेयर मी द लिंक शुभम, इस पेपर का? आई गेस मेरे ड्राइव पे भी नहीं है। Sir, I sent. ओके, चेक। ओके, अच्छा रिवीजन टेस्ट 14 क्वेश्चन, फाइन।
Can everyone see the screen? No, sir. Okay, hold on. Yeah, I hope you can see now. दिख रहा है अभी स्क्रीन बरोबर? दिख रहा है स्क्रीन अभी? Vishay, can you see now screen now? Yes. Yes. Okay. चलो लिफ्ट देखते हैं. लिफ्ट इज ये टेस्ट है ना? Yeah, sir. Okay. Now a lift is moving down with an acceleration a. A man in the lift drops a ball inside the lift. The acceleration of the ball as observed by the man in the lift and a man standing on the stationary ground are respectively. कितना होगा? Now see, question में कह रहा है कि we are having a lift here, ठीक है, और ये जो लिफ्ट है वो नीचे जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लिफ्ट के अंदर एक आदमी बैठ खड़ा है. So we have a man standing inside the lift, और इसने एक बॉल को ड्रॉप किया. तो इसका एक्सेलरेशन बताना है with respect to a man which is standing on the ground and with respect to a man which is in the lift. ऑब्वियस सी बात है कि जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा होगा उसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा? What will be the acceleration for the man which is standing on the ground? जी होगा ना, ऑफ कोर्स. इसको तो जो बॉल गिरता हुआ दिखेगा उस पर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लगेगा, g मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू द मैन व्हिच इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, राइट? सो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल with respect to man standing on ground, है ना? सो ग्राउंड पे जो मैन खड़ा है, okay, so एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? सिंपली नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसके लिए फोर्स mg लगेगा. तो एक्सेलरेशन हो जाएगा g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? अब इस आदमी के लिए देख, अगर आप इस आदमी के लिए देखोगे तो ऑफ कोर्स इस पे mg तो लग ही रहा था, श्योर एंड शॉर्ट. नाउ इसके लिए अगर आप देखोगे तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में. और अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो ये आदमी इस बॉल पे एक स्यूडो फोर्स लगा देगा फ्रेम के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन व्हिच इज ma. तो इस पे स्यूडो लग गया क्योंकि ये ऑब्जर्वर ग्राउंड में था. तो ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड पे था इसका मतलब क्या है कि ये इनर्शियल फ्रेम में है, तो इसको स्यूडो लगाने की जरूरत है नहीं, बगैर स्यूडो के ही काम चल जाएगा. न्यूटन्स का सेकंड लॉ वी कैन अप्लाई डायरेक्टली बिकॉज इट इज इन इनर्शियल फ्रेम. नाउ इस केस में क्या है, ये जो बंदा खड़ा है लिफ्ट के अंदर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में, क्योंकि एक्सेलरेटिंग फ्रेम है. अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बंदे के लिए इस बॉल पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा ma ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम एक्सेलरेशन. तो फ्रेम इस पे नीचे एक्सेलरेट कर रहा था, स्यूडो उस पे ऊपर लग गया. तो अब क्या होगा? नेट फोर्स. सो विथ रिस्पेक्ट टू मैन standing in lift, जो आदमी लिफ्ट में खड़ा है उसके लिए क्या होगा? नेट फोर्स. नाउ नेट फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट? mg माइनस ऑफ ma. नाउ इफ आई कैन से m into a, m को बाहर निकाल दिया, g माइनस ऑफ a, दिस m and m will get cancelled. तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा उस बंदे के लिए? g माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
इज इट क्लियर? मतलब जो आदमी ग्राउंड पे था उस आदमी के लिए इस बॉल का एक्सेलरेशन हो जाएगा g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड फॉर द पर्सन विच इज स्टैंडिंग इनसाइड द लिफ्ट उसके लिए एक्सेलरेशन होगा g माइनस a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर एवरीवन? याद है ना इसी तरह एक कॉन्सेप्ट बेटा स्यूडो फोर्स का? स्यूडो फोर्स कब लगाते हैं? जब ऑब्जर्वर कौन से फ्रेम में होता है, इनर्शियल फ्रेम में कि नॉन इनर्शियल फ्रेम? हाँ विषय, स्यूडो फोर्स कब लगाएंगे? नॉन इनर्शियल। तो जब ऑब्जर्वर आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम में है यानी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है या रिटार्डिंग फ्रेम में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूटन्स का सेकेंड लॉ आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते हो। फॉर दैट वील हैव टू यूज अप्लाई अ स्यूडो फोर्स, एंड स्यूडो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो फ्रेम के एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का ऑपोजिट होगा। तो फ्रेम इस पे नीचे एक्सेलरेट कर रहा था, स्यूडो फोर्स ऊपर लगा। आयशा आपका आंसर आया था इस प्रॉब्लम का? Aisha, do you have the answer for this problem? Yes. Okay, चलो आगे बढ़ो। So ये क्वेश्चन हो गया। We'll go to the next one. A force of 4 Newton is applied on the body of mass 20 kg. The work done in third second is. Okay. So क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ब्लॉक का मास दिया है और फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज ऑफ 4 न्यूटन. So a force of 4 Newton is applied on the body of mass 20 kg. The work done in third second. So आपसे पूछा गया है find work done in third second. So third second में कितना वर्क डन होगा ये निकालना, कैसे करोगे? So I am having here force is equal to mass into acceleration. Force कितना दिया है? Force 20 into acceleration. This is 5 here. So acceleration will be equal to what? 1 by 5. So acceleration कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इनिशियली वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? आई होप यू रिमेंबर एस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का फॉर्मूला है एस एन यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस ऑफ 1, राइट? ये क्या है पता नहीं तुमको याद है कि नहीं ये फॉर्मूला? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड. nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका ये रिजल्ट था. ये अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो डायरेक्टली कर पाओगे, अदरवाइज 0 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर 0 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, एंड फ्रॉम 0 to 3 आपको 0 to 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो लास्ट थर्ड सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो मिल जाएगा. दैट इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग, बट आई प्रेफर दिस, ईजी होगा कैलकुलेशन करना. कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? इनिशियली रेस्ट में था, प्लस ऑफ 0.2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस ऑफ 1, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा. डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया? 0.1 इंटू 6 माइनस ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 5. सो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया? 0.5 मीटर, है ना? सो दिस विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड. इज इट क्लियर? अब हमें वर्क डन चाहिए. सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स आई एम हैविंग ऑफ 4 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0.5. सो वर्क डन कितना हो जाएगा? नथिंग बट दैट इज इक्वल टू व्हाट? एम आई क्लियर? आया था आंसर विषय आपका?
वैसे डू यू हैव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? No, sir. क्यों बेटा, क्या गड़बड़ हुआ? ये तो बनना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं। ठीक है, नहीं आता तो लॉजिक लगा। आपसे डिस्टेंस पूछा गया 3rd सेकंड में, तो आप 0 सेकंड से लेकर 3 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लो, फिर 0 सेकंड से लेकर 2 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लो, और दोनों डिस्टेंस को सबट्रैक्ट कर दो, सो यू विल बी गेटिंग द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3rd सेकंड। सिंपल। फॉर्मूला ही याद रहना कोई ऑप्शन थोड़ी है, नहीं याद रह गया तो वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ना। हाँ, अगर फॉर्मूला याद रह गया दैट विल सिंप्लीफाई योर कैलकुलेशन। दिया समझा बेटा? इशिता, बोथ ऑफ यू? Yes. इशिता आपको Yes, sir. बना था आपसे? इशिता? Yeah, sir. ओके, एक्सीलेंट। नाइशा एंड शुभम, तुम दोनों को क्लियर है? Yeah. Yeah. चलो ठीक, गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखो। An object of mass 5 kg is attached to the hook of the spring balance, and the balance is suspended vertically from the roof of a lift. The reading of spring balance when the lift is going up with an acceleration of 0.25 meter per second square will. So, इस particular question में we have a lift like this. इसके साथ क्या है, एक ब्लॉक लगा दिया आपने यहाँ से, लिफ्ट ऐसा है, ऑब्जेक्ट का मास दिया 5 kg, and we had acceleration due to gravity as 10 meter per second square, है ना? The reading in the spring balance when the lift is going up with an acceleration of 0.25 meter per second square. So lift is going up now, और कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है? 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या होगा, इस पे नीचे क्या लगेगा? mg। और अगर आप ऑब्जर्वर बन के लिफ्ट के अंदर बैठ जाते हो, सो यू आर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम नाउ। तो अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो ऑफकोर्स इस पे एक और फोर्स लग जाएगा विच इज माई सूडो फोर्स। सो mg और ma को बैलेंस करेगा स्प्रिंग फोर्स, जो कि वेट बताएगा। सो स्प्रिंग फोर्स जो होगा mg प्लस ऑफ ma, so my spring force will be equal to m into g plus of a। तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी माय स्प्रिंग फोर्स? मास दिया है कितना? 5 kg, 10 plus of 0.25, so my spring force will be equal to 5 into 10.25। कितना हो जाएगा फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद? what I'll be having 51.25. 51.5। सिंपल था। तो इसमें अगर आप लिफ्ट के फ्रेम से करोगे तो प्रॉब्लम थोड़ा इजी हो जाए। तो ऑब्जर्वर बन के आप लिफ्ट के फ्रेम में बैठ जाओ, तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट पे स्यूडो फोर्स लगेगा नीचे एंड प्लस mg लगेगा, और mg और स्यूडो फोर्स को बैलेंस करेगा स्प्रिंग फोर्स, एंड दैट स्प्रिंग फोर्स विल गिव अस द वेट। सर अगर हम लिफ्ट के बाहर है तो कर देता हूँ, लिफ्ट के बाहर से करते। ये तो हमने किसके रिस्पेक्ट में किया है? लिफ्ट फ्रेम। ग्राउंड के फ्रेम से करते हैं। ग्राउंड के फ्रेम से क्या होगा? सो अगर कोई ऑब्जर्वर ऐसा है एंड इवेंचुअली वी हैड अ स्प्रिंग, और इसके साथ एक ब्लॉक लगा हुआ था, और ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा था विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, तो अभी मैं कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसको क्या दिखेगा? इसको दिखेगा कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है, और लिफ्ट के साथ ये स्प्रिंग प्लस ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है।
सो अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड से इसको देखेगा, सो विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर एज लिफ्ट इज मूविंग अप, तो इसको दिखेगा कि स्प्रिंग भी ऊपर जा रहा है और ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है। तो इस पे नीचे क्या फोर्स लगा, mg, ऊपर क्या फोर्स लगा, स्प्रिंग फोर्स। सो इस ऑब्जर्वर के लिए व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, एफ नेट कितना होगा, स्प्रिंग फोर्स माइनस ऑफ mg, and this net force is equal to mass into acceleration, and that is equal to spring force minus of mg, और eventually spring force हमें क्या मिलेगा, mg plus of ma, and we are having here spring force as m into g plus of, है ना। तो चाहे तो आप लिफ्ट के फ्रेम से करो या ग्राउंड के फ्रेम से करो, हाँ फिजिक्स का इक्वेशन चेंज करेगा ऑब्वियसली, बट एंड रिजल्ट वही रहने वाला, कि ऑब्जेक्ट वही है ना। सो अगर आप लिफ्ट के फ्रेम में करोगे तो आपको ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखेगा, क्योंकि अगर हम ट्रेन में चल रहे हैं तो आपके रिस्पेक्ट में को पैसेंजर रेस्ट में दिखता है, तो सेम लॉजिक हियर। तो इसके ऊपर नीचे, ऊपर लग गया स्प्रिंग फोर्स, नीचे लग गया mg प्लस ma, दे विल बैलेंस। अगर मैं ग्राउंड से देखता हूँ तो लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो स्प्रिंग भी ऊपर जाएगा, ये ब्लॉक भी ऊपर जाएगा, और ब्लॉक के ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगेगा, नीचे mg लगेगा। सो नेट फोर्स विल बी स्प्रिंग फोर्स माइनस mg, एंड दैट इज इक्वल टू ma। सो वी हैड द सेम रिजल्ट जो पहले था। Am I clear? क्लियर है यहाँ तक पॉइंट सभी को? ऋषा समझा बेटा आपको ग्राउंड के फ्रेम से भी? हाँ सर। स्क्रीन शेयर करता हूँ आगे। क्या कह रहे हैं? A 1.5 kg ball drops vertically on the floor, hitting with 25 meter per second. It rebounds with an initial speed of 15 meter per second. The ball was in contact for 0.03 seconds. So find the force exerted. The force exerted on the floor by the ball is. Okay. ये न्यूटन्स का सेकेंड लॉ पे बनेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोशन। So I am having here a ball of mass 1.5 kg, ठीक है, और मेरे पास एक ऐसा फ्लोर है। जब ये बॉल यहाँ पे आया तो ये फ्लोर को हिट कर रहा था नीचे की तरफ 25 मीटर पर सेकेंड, है ना, और ये बाद में टकराने के बाद ये रिबाउंड हो गया, रिबाउंड होकर ऊपर जाने लगा विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो आया वो 25 मीटर पर सेकेंड से, और टकराने के बाद ऊपर गया 15 मीटर पर सेकेंड से, और जितने टाइम के लिए कांटेक्ट में था दैट इज माय 0.03 सेकेंड। तो आपसे फोर्स पूछ रहा है, बताओ इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। सो आई एम टेकिंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। बताइए व्हाट इज माय इनिशियल मोमेंटम, फार्मूला होता है m इंटू v। सो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 25, ऑफ कोर्स माइनस साइन के साथ क्योंकि नीचे था। सो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ 1.5 इंटू 25 kg मीटर पर सेकेंड, ये मेरा इनिशियल मोमेंटम होगा, करेक्ट। इन द सेम मैनर इफ आई वांट टू हैव फाइनल मोमेंटम, ये पॉजिटिव होगा ऑफ कोर्स क्योंकि ऊपर की तरफ है। सो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, अगेन इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सो फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू 15 kg मीटर पर सेकेंड, यही होगा। नाउ न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाइए, F इज इक्वल टू dp बाय dt। F is equal to what, dp by dt। ये न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है। ऑफ न्यूटन,
चलो यूज करते हैं. F इज इक्वल टू, बोलिए फाइनल मोमेंटम कितना है, 1.5 इंटू 15 माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, माइनस माइनस इवेंचुअली ये प्लस हो जाएगा, एक माइनस इधर और एक इधर का माइनस. सो माइनस ऑफ माइनस 1.5 इंटू वॉट 25 बाई कितने टाइम के लिए कॉन्टैक्ट में रहा है, 0.03 सेकेंड. सो इफ आई वांट टू हैव फोर्स फ्रॉम हियर कितना हो जाएगा, 1.5 को कॉमन ले लो, दिस विल बी 15 प्लस ऑफ 25 बाय 0.03. पॉइंट हटा देंगे नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटा दोगे 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, दिस इज 5. सो व्हाट विल बी फोर्स, 5 ऊपर चला गया, एक जीरो, 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा, इज इट 40. सो फोर्स कितना मिलेगा हमें, 1 का प्लीज 2000. Am I clear everyone? नाइस आंसर आया था तुम्हारे इस प्रॉब्लम का. Yes, sir. ऋषभ तुम्हारा, हाँ सर. आगे चलते. बाकी सभी को क्लियर है. इशिता तुम्हारा आया था बेटा. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. 5 क्या करा देखिए. 5 it is saying कि a force of 1200 Newton acts on a 0.5 kg steel ball as a result of collision lasting 25 milliseconds. A force of 1200 Newton acts on a 0.5 kg steel ball as a result of collision lasting 25 milliseconds. If the force is in the direction to initial velocity of 14 meter per second, then final speed of the ball would be. Okay, 25 मिलीसेकंड तक ये फोर्स लगा है. The direction of the initial velocity दिया है 14 मीटर पर सेकेंड. Then the final speed of the steel ball is, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन. पहला तो हमने मास नोट कर लेंगे, कितना दिया बॉल का मास, 0.5 के. सो आई एम हैविंग द मास ऑफ बॉल एज, और फोर्स कितना लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, 1200 न्यूटन, और कितने टाइम के लिए लग रहा है, 25 मिलीसेकंड्स के लिए हो रहा है. इफ द फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकंड. अच्छा अच्छा अच्छा. सो पार्टिकल इधर जा रहा है इनिशियली 14 मीटर पर सेकंड, इट इज गोइंग लाइक दिस. तुमने जो फोर्स लगाया है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट में लगाया है. आपसे क्या पूछा गया, फाइनल स्पीड. फाइंड फाइनल स्पीड ऑफ द पार्टिकल. स्पीड ऑफ पार्टिकल कैसे डील करेंगे इसको, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा. जस्ट फॉर द सिंपलिसिटी आई एम हैविंग दिस डायरेक्शन एज प्लस, तो ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस, और वाइस वर्सा, जो आपका चॉइस है वो करिए. सो व्हाट विल बी माय इनिशियल मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी. सो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास व्हाट आई एम हैविंग हियर 0.5 इनटू वेलोसिटी कितना इनिशियल, 40, 14, 25, 70, 70 बाई 10. सो इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया, 7 kg मीटर पर सेकेंड. दिस इज व्हाट आई हैव इनिशियल मोमेंटम.
यस और नो? अच्छा, फोर्स इधर लग रहा है, न्यूटन का सेकंड लॉ पे चलिए, F इज इक्वल टू dp बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। फोर्स इस बाजू में लग रहा है एंड दिस डायरेक्शन आई हैव टेकन नेगेटिव, सो माइनस ऑफ 1200 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये तो पॉजिटिव होगा 7 बाय टाइम लगा 25 into 10 raised to power minus 3 because they have given 25 milliseconds. So minus of 1200 into 25 into 10 raised to power minus 3 is equal to what? Final momentum minus of 7. Am I clear? अब देखो क्या रिजल्ट आएगा, ये दो जीरोस और ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस 12 into 25 into 10 raised to power minus 1 is equal to final momentum minus of 7. क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? So if you multiply here 12 into 25 is 300, एक जीरो चला गया, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 30 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ 7. So this will come here. So final momentum कितना हो जाएगा? Minus of 30 plus of 7. So final momentum I will be having is minus of 23. Correct? Now final momentum I can write mass into velocity is minus of 23. Mass मेरा 0.5 था into velocity. माइनस साइन डायरेक्शन बता रहा है कि फाइनल स्पीड इस डायरेक्शन में होगा, दिस विल बी 2 हियर, सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ 46 मीटर पर सेकंड. एम आई क्लियर? सर इधर टाइम ऑफ कोलिजन का मतलब क्या है? मतलब 25 मिली सेकेंड्स तक आपने फोर्स लगाया हो, है ना? जो उसके बाद फोर्स नहीं लगाया। नहीं, उसके बाद लगाओगे तो ऐसे नहीं बनेगा, फिर तो काइनेमेटिक्स पे चलना पड़ेगा, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. जब भी फोर्स हम बहुत छोटे टाइम के लिए लगाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड इम्पल्स. तो एक्चुअली आपने 25 मिली सेकेंड के लिए ही लगाया है, तो इम्पल्स दिया है, झटका दिया है. ओके सर. शुभम क्लियर है बेटा पूरा कैलकुलेशन? आया था खुद से? ओके, एक्सीलेंट, गुड क्वेश्चन, इजी नहीं है, अच्छा सवाल. चलो नेक्स्ट 46 क्वेश्चन नंबर 6. क्या कह रहा है देखिए, a ball of mass m moves with a speed v and it strikes normal to the wall, normal मतलब perpendicular strike कर रहा है and reflected back normal. If its time of contact is t, then जिस वेलोसिटी से गया टकराने के बाद उसी वेलोसिटी से वापस आ गया, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द वॉल इज, कितना फोर्स बॉल लगाएगा वॉल पर? सेम प्रॉब्लम जो भी कर रहे हैं. So I am having here a vertical wall like this. ऐसा कुछ दिया है हमें, यहाँ से एक बॉल गया और ये इसके परपेंडिकुलर हिट किया, और किस वेलोसिटी से हिट किया? b मीटर पर सेकेंड. बॉल का मास m kg. ऑब्वियस सी बात है, अगर परपेंडिकुलर हिट करेगा तो वापस बाउंस भी करेगा उसी वेलोसिटी से. They have not mentioned I guess. And reflect back normally. So जिस वेलोसिटी से गया उसी वेलोसिटी से और रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया. ठीक है, अब देखिए, जस्ट फॉर दिस सिंप्लिसिटी आई एम हैविंग इधर का डायरेक्शन एज पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव. तो पहले तो आप इनिशियल मोमेंटम निकाल दो, इस डायरेक्शन में होगा कि बॉल इनिशियल इधर जा रहा था और ये डायरेक्शन को हमने नेगेटिव पकड़ा है, सो माइनस ऑफ m इंटू वी kg मीटर पर सेकेंड. उसके बाद आप फाइनल मोमेंटम निकालिए इस डायरेक्शन, एंड दिस डायरेक्शन आई हैव टेकन पॉजिटिव, सो m इंटू वी kg मीटर पर सेकेंड. न्यूटन का अगर आप सेकेंड लॉ लगाओगे, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, सो फोर्स कितना लगेगा?
final momentum minus initial momentum by time. So what will be my force? mv minus of minus mv by t. So this is minus minus plus here. So force कितना act हो जाएगा? mv. That is the answer. Is it clear? क्लियर है सबको ये पॉइंट विषय? ओके, चलिए आगे बढ़ो। इशिता आपको समझा बेटा ये कैलकुलेशन पूरा? Yeah, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, रॉकेट वाला सवाल। 7 में क्या कह रहा है देखिए। सो दे आर सेइंग अ 5000 kg rocket is set for a vertical firing. The exhaust speed is 800 meter per second. To give an initial upward acceleration of 20 meter per second square, the amount of gas ejected per second to supply the needed thrust will be dm by dt पूछ रहा है। अगर आपको याद हो, so I am having a rocket here like this. यहाँ से स्मोक बाहर निकलेगा। इसका मास दे हैव गिवन अस, कितना मास दिया हुआ इन लोगों ने? वी हैड 5000 kg, हैविंग हियर 5000 किलोग्राम। ओके, ठीक है। और एग्जॉस्ट स्पीड दिया है जिससे स्मोक बाहर निकल रहा है, दैट इज 800 मीटर पर सेकेंड। सो हमें इसको एक्सेलरेशन देना है कितना? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड रेट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड। आपसे पूछा गया फाइंड amount of gas ejected per second। ये पूछ रहा है ना क्वेश्चन में आपसे। याद करो, एक रिलेशन मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर दैट। मैं फिर से कर देता हूँ। फोर्स जो होता है वो dp by dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। p is my momentum and p can be written as what? Mass into velocity. So what I can write here, that force is equal to d of m into v by dt. इसको अगर आप सॉल्व करोगे, सो मेरे पास आया फोर्स इज इक्वल टू d ऑफ m into v by dt। सो हम क्या करते हैं, मास को बाहर निकालो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, प्लस वेलोसिटी को बाहर निकालो, मास को डिफरेंशिएट। ऐसे ही करते हैं ना चेन रूल से। m into v है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन मास आउटसाइड, डिफरेंशिएटेड द वेलोसिटी, फिर मैंने वेलोसिटी को बाहर निकाला, मास को डिफरेंशिएट किया, u into v रूल। अगर मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा इनिशियली। इसका मतलब फोर्स कितना हो जाएगा, जिसको हम थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। नाउ दिस माय थ्रस्ट फोर्स इज v into dm by, ठीक है। अब रॉकेट पे एनालाइज करो, रॉकेट पे ऊपर क्या लग रहा है? थ्रस्ट फोर्स। नीचे क्या लग रहा है? mg। इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा रॉकेट पे? थ्रस्ट फोर्स, नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नथिंग बट थ्रस्ट फोर्स माइनस ऑफ mg। नाउ दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v into dm by dt, जो आपको कैलकुलेट करना है, माइनस ऑफ mg। इधर लेकर आइए। लेकिन एक्सेलरेशन है ना, तो dv by dt कैसे? हाँ, मुझे लगा थोड़ी देर के बाद एक्सेलरेशन का इम्पैक्ट आएगा। इनिशियली पूछ रहा है जिस मोमेंट पे आपको थ्रस्ट चाहिए वहां पे मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट। इन शॉर्ट, जिस वेलोसिटी से ये स्मोक बाहर निकल रहा है, दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा। इस रॉकेट को एक्सेलरेशन देना है मुझे, बस इस रॉकेट को एक्सेलरेशन देने के लिए मुझे थ्रस्ट फोर्स चाहिए, और थ्रस्ट फोर्स तभी लगेगा जब स्मोक बाहर निकलेगा। गेटिंग द पॉइंट? तो स्मोक जो निकल रहा है बाहर रॉकेट से, the velocity of ejection of smoke from the rocket is constant.
800, और इसलिए मैंने फॉर्मूला लगाया v इंटू डी एम बाई, राइट। देखो, फोर्स लगने का एक रीजन तो हो सकता है कि वेलोसिटी में चेंज होगा तो फोर्स लगेगा, वो हम बार बार करते आ रहे हैं। फोर्स लगने का एक और रीजन होता है, अगर मास में चेंज हो रहा है तो भी कभी भी फोर्स लगेगा। जब मास में चेंज होने की वजह से फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट फोर्स, जो आप यहाँ पे लगा रहे हैं, थ्रस्ट फोर्स फॉर दिस रॉकेट। इज इट क्लियर ऋषय? Yeah, sir. ओके, यू हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसने बहुत अच्छा पूछा, ऋषय ने पूछा कि सर अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे, तो आपने वी डी एम बाई डी टी लिखा कैसे? आई एम सेइंग कि ये जो फोर्स लग रहा है वो स्मोक की वजह से है। तो जो फ्यूल था रॉकेट के अंदर वो बर्न करके स्मोक में कन्वर्ट हुआ, एंड द वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन ऑफ स्मोक इज कांस्टेंट, दैट इज 800। तो ये v स्मोक का वेलोसिटी है, रॉकेट का नहीं। दैट्स व्हाई आई कैन राइट v dm by dt. So I have v dm by dt is equal to m into a plus of m into g। और क्या मिलेगा, v कितना दिया है 800, स्मोक इजेक्शन का वेलोसिटी 800 into what, dm by dt is equal to m कितना था 5000, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 प्लस ऑफ 20, g 10 दिया हुआ 10 प्लस ऑफ, दिस इज व्हाट 800 into dm by dt 5000 into what 30, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, दिस इज 4 हियर, ये कितना हो जाएगा 15, ये 2 हो गया, कितना हो जाएगा 25। सो व्हाट विल बी माय dm by dt, 25 into 15 by 2 kg पर सेकेंड। कितना kg पर सेकेंड का फ्यूल बर्निंग कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद? सो इफ आई डू द कैलकुलेटर, 25 multiplied by 15 is 375 divided by 2, 187.5। तो क्या रिलेशन आएगा, dm by dt is 187.5 kg पर सेकेंड। देखो इतना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, एक सेकेंड में कितना फ्यूल जल जाएगा, 187.5 kg फ्यूल विल बर्न इन जस्ट 1 सेकेंड। अगर मुझे रॉकेट को 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन देना है तब। आयशा आंसर आया था आपका? नहीं सर। क्या गड़बड़ किया? सर वो dv by dt को जीरो नहीं। अच्छा, ऋषि आपको समझा अभी कैलकुलेशन पूरा? हाँ सर। ओके, दिया, इशिता, दोनों को Understood, sir. दिया आपको बेटा समझा कैलकुलेशन? Yes, sir. ओके, शुभम कैलकुलेशन क्लियर है? Yes. ओके, सो गुड क्वेश्चन। चलो आगे बढ़े। So answer is 187.5. Next one, question number 8। ये जेई मेंस ने पूछ रखा है ये सवाल जो मैंने दिया है। 8 में क्या कह रहा है, the figure shows position time xt graph of one dimensional motion of the body of mass 0.4 kg, xt ग्राफ है पोजीशन टाइम, है ना। आपसे पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इम्पल्स इज, ईच इम्पल्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, कितना होगा? आप देखो यहाँ पे, इधर ही कर देता हूँ। So they are asking us to get the magnitude of each impulse। कैसे निकालोगे हर इम्पल्स का मैग्नीट्यूड? इम्पल्स कैसे निकालते? सो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ अगर आपको याद हो, आई हैव हियर एज F is equal to what, dp by dt, rate of change of linear।
अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूँ, सो फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम माइनस ऑफ इनिशियल। यही जो फैक्टर होता है फोर्स इनटू टाइम या फाइनल मोमेंटम इनटू इनिशियल मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स का बेसिकली वी हैव टू फॉर्मूलाज, एक तो होगा फोर्स इनटू टाइम, दूसरा होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यही हमारा इम्पल्स होता है। ओके, अगर मैं इस फिगर में देखूं, आई गो ऑन द स्क्रीन अगेन, अगर हम इस फिगर में देखें तो यहाँ से वेलोसिटी पोजीशन इंक्रीज होते होते 2 मीटर पे चला गया है इन 2 सेकेंड्स। तो इधर का वेलोसिटी कितना होगा, 2/2, क्योंकि अगर आप डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, या डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा। सो 1 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी नेगेटिव होगा। अगेन हियर 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 4 - 2 = 2 एंड डिस्प्लेसमेंट फिर से 2 मीटर हुआ है 2 सेकेंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा या इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, दिस इज, इफ आई टेक इट नेगेटिव तो कितना हो जाए, इनिशियली तो पॉजिटिव था ना, m इंटू वी, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू व्हाट, मास कितना दिया पार्टिकल, 0.4 kg, so 0.4 into 1, so my initial momentum will be equal to 0.4 kg मीटर पर सेकेंड। ये मेरा इनिशियल मोमेंटम होगा। व्हाट विल बी फाइनल मोमेंटम, कैसे निकालोगे, अब आप देखो इस वाले लूप में, यहाँ पे देखिए, इधर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, इनिशियली वो 2 मीटर पे था, बाद में वो 0 पे चला गया पोजीशन इसका। तो डिस्प्लेसमेंट अगर डिक्रीज हो, नेगेटिव है, मतलब पार्टिकल पीछे लौट रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव होगा। सो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, व्हाट विल बी द फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम तो ये हो गया, फाइनल कितना हो जाएगा, again m into v, so final momentum that I have is 0.4 into minus of 1, so final momentum हो जाएगा minus of 0.4 kg मीटर पर सेकेंड। this will be my final, right? आपसे इम्पल्स पूछा गया, इम्पल्स के लिए क्या करोगे, फोर्स इनटू टाइम या चेंज इन मोमेंटम, एक ही बात है। so, इम्पल्स कितना होगा, is equal to final momentum minus of initial momentum, so my impulse will be equal to what, 0.4 माइनस में होगा, एंड इनिशियली प्लस में था, सो माइनस ऑफ 0.4, सो माय इम्पल्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 0.8 kg मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड, एक ही बात। एम आई क्लियर, सिर्फ आपको यहाँ पे यही सोचना था फर्स्ट केस में यह, कि इधर का वेलोसिटी पॉजिटिव होगा फिर इधर नेगेटिव होगा। यहाँ पे देखो इधर आ रहा है नेगेटिव फिर बाद में पॉजिटिव, यहाँ भी उतना ही इम्पल्स लगेगा। हियर आल्सो इफ यू सी, तो इधर जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, बाद में नेगेटिव, सो विल हैव द सेम इम्पल्स। ठीक है, तो यहाँ का वेलोसिटी हमने निकाला, सिंस इधर इतने पार्ट में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 माइनस ऑफ 0/2 विच इज 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट घट रहा था मतलब वेलोसिटी नेगेटिव होगा, अगेन 0 - 2/2 सेकेंड, तो यहाँ का -1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी और यहाँ का +1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। इज इट क्लियर, रिसे समझा बेटा कैलकुलेशन आपको, समझ गया सबको पॉइंट ये, इशिता इज इट क्लियर, Yes, sir. ऐसा आपको समझा कैलकुलेशन इसका, Yeah.
चलो ऋषि आपको नहीं समझा बेटा, इज इट क्लियर विद द कैलकुलेशन? सर एक इम्पल्स कितना है इस ग्राफ? हाँ, एक इम्पल्स कितना है इस ग्राफ में? एक इम्पल्स का मतलब मोमेंटम में चेंज, तो यहाँ पे मोमेंटम में चेंज हो रहा है 0.8 होगा, तो यहाँ पे इम्पल्स होगा 0.8, इधर का भी इम्पल्स 0.8, इधर का भी इम्पल्स 0. जहाँ पे भी मोमेंटम चेंज होगा वो इम्पल्स की वजह से होगा। यहाँ भी मोमेंटम चेंज हो रहा है, पहले नेगेटिव था बाद में पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे देखो पहले पॉजिटिव था बाद में नेगेटिव हो गया। सो हियर ऑल्सो 0.8 0.8 0.8 0.8, हर हर वो पॉइंट पे जहाँ पे मोमेंटम चेंज हो रहा है वहाँ पे इम्पल्स होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.8 kg मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड। ओके सर। एक और करेंगे लास्ट, चलो ये बताए 9th number. A body moving with a velocity of v has a momentum and kinetic energy numerically equal. What will be the value of has momentum and kinetic energy numerically equal, दोनों बराबर, v का वैल्यू पूछ रहा है, कैसे करोगे? I will be analyzing this. मान लो कि पार्टिकल का मास m kg है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर, और इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा? mv, राइट? अच्छा, we cannot compare kinetic energy with moment पोटेंशियल एनर्जी। हम काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के साथ कंपेयर नहीं करें, दे आर सेइंग कि काइनेटिक एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू लीनियर मोमेंटम। सुन लो उन्होंने क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मोमेंटम। सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोमेंटम के बराबर। सो व्हाट वी कैन से फ्रॉम हियर दैट हाफ mv स्क्वायर, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है वो मोमेंटम के बराबर है। सो आई कैन से हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, m इंटू v। m से m कैंसिल हो गया, v से एक v कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्रॉस कर दोगे इसको, क्रॉस कर दोगे इसको तो क्या मिलेगा हमें? v I'll be having as 2 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? So the answer here is 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया पॉइंट ये? दिस इज द राइट विषय आंसर था बेटा आपका इस प्रॉब्लम का? हाँ सर। ओके, ठीक है, विल क्लोज फॉर टुडे। इसका और 8th क्वेश्चन में एक इम्पल्स कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 2 राइट? टाइम नहीं नहीं नहीं, पल्स इतना लंबा नहीं होगा, पल्स सिर्फ चेंज बताएगा यहाँ। हियर इस मोमेंट पे इम्पल्स है, सर, तो हम इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कौन से पॉइंट्स का काउंट करें? इसी पॉइंट का ले रहे हैं। इस 2 सेकंड के जस्ट पहले मोमेंटम पॉजिटिव था और 2 सेकंड के जस्ट बाद मोमेंटम नेगेटिव हो गया। सो आई एम हैविंग द इम्पल्स हियर, इसी पॉइंट पे, यहाँ पे। ओके। क्लियर? फाइन, क्लियर है सबको पॉइंट यहाँ पर? Yes. ठीक है, विल क्लोज फॉर टुडे। अगले क्लास में आगे पूरा सॉल्व करेंगे इसको, एंड प्लस अच्छा हमने क्या क्या पढ़ लिया? वर्नियर कैलिपर कंप्लीट हो गया था ना? Yeah. We did error. Yes. एरर और वर्नियर कैलिपर, Yes. एक ही टॉपिक और बचा, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज भी कर लिया है? Just started. ओके, Yeah, you started with it. हाँ, सो नेक्स्ट लेक्चर में विल सॉल्व, पहले ये टेस्ट पेपर खत्म करेंगे एंड देन विल कंप्लीट स्क्रू गेज, ताकि मेरा पहला चैप्टर खत्म हो जाए, एंड देन विल हाँ The last lecture recording. मैं अभी सब कर रहा हूँ, आई जस्ट विद इन 2 hours आई विल सेंड ऑल द रिकॉर्डिंग्स, अभी जस्ट अपलोड करें। इज इट क्लियर? So which is the next chapter? नेक्स्ट चैप्टर बेटा मैंने क्या दिया था? इस बार आपको पूरा सर्कुलर रहेगा, क्योंकि लास्ट सेक्शन में हमने सर्कुलर नहीं पढ़ा था, वी हैव ओनली डन द लीनियर मोशंस। इस बार हमारा
1 सेकेंड, हाँ लास्ट यूनिट डायमेंशन किया, एरर किया, उसके बाद हमारा रिवीजन है ऑफ जनरल मैकेनिक्स जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल, न्यूटन्स लॉ, वर्क पावर एनर्जी, ये सबको मिला के एक रिवीजन सेशन में सारे टॉपिक का, सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्विंग की थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको। तो जहाँ भी मुझे लगेगा मैं एक्स्ट्रा थ्योरी बताऊंगा एंड प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ जेई मेंस एंड एडवांस एंड प्लस नीट। क्लियर? उसके बाद ये होने के बाद विल गो टू सर्कुलर मोशन एंड देन रोटेशन। इज इट क्लियर? तो अभी हमने क्या क्या कर लिया है, यूनिट डायमेंशन कंप्लीट किया और उसके बाद एरर्स वाला और सिग्निफिकेंट फिगर, ये पूरा सेशन खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे ऑफ मैकेनिक्स, होल मैकेनिक्स, स्टार्टिंग फ्रॉम मोशन इन स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ये पूरा, और इसका सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करूंगा फ्रॉम नीट लेवल टू एडवांस लेवल। ये पूरा एक बार रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद विल गो टू सर्कुलर मोशन। इज इट क्लियर? समझ में आया? यूनिट डायमेंशंस, एरर के बाद रिवीजन ऑफ द कंप्लीट मैकेनिक्स एंड देन विल गो फॉर सर्कुलर मोशन। क्लियर? मेरा एक एक्सपेक्टेशन है तुम लोगों से, ओनली दैट कि जो भी हम लोग करते हैं ना, प्लीज मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर दैट, क्योंकि अभी मैं पूरा सिलेबस को एक जगह पे कंपाइल करूंगा धीरे धीरे प्रॉब्लम्स के थ्रू। अभी तो हमने सिर्फ पढ़ रखा है, अभी हमें उसको प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है। तो मेरा एक सजेशन होगा तुम्हें, जो कुछ भी हम करेंगे उसको एक नोटबुक में पूरा को कंपाइल करके रखो, सो दैट आगे के टेस्ट में और फ्यूचर में 11th 12th में आपको बहुत 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 हेल्प मिलेगा इससे। इज इट क्लियर? समझ में आया इसी का? Yes. ओके फाइन, सो विल क्लोज फॉर टुडे। अगले क्लास में आगे डिस्कस करेंगे और मैं अभी सारा वीडियोस अपलोड करके सेंड कर, ठीक? बाय बाय। Sir, the doubts I had in that MTG NEET book, can I ask you next class? या you have sent it with doubts क्या? सेंड किया है आपने मुझे? No, I haven't sent it, but after the class, can you wait for 15 minutes? Okay, fine. We'll do. Yeah, we can do one more thing, Naisha. You send me the doubts. I'll send you the solution of that. है ना? You go through it. अगर फिर भी नहीं समझेगा ना, we'll discuss that after the lecture. So most of them are not calculation doubts because the solutions are there. So I had a conceptual doubt कि वैसा क्यों? Okay, fine. So next lecture we will do that on Sunday. Yeah? Okay.